नमस्कार मित्रों, महेश कुमार जल सेतु में आपका स्वागत करता हूं। बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा का एग्जाम 15 मार्च 2026 को हो चुका है और वो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में संपन्न हुआ है। तो हमने उसका आंसर की आपको यूट्यूब पर डाल दिया है और वहां पर सॉल्यूशन नहीं है या किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं है। तो आज हम लोग उन प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व करेंगे। कई लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा इस प्रश्न को सोल्व कर दीजिए ताकि हम लोग देख सके कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ पर सही है, क्या हम लोग सोच रहे थे और प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 35 मैथ के प्रश्न हैं। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहां से होती है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहां से होती है, किया पैदा इसे किसने, खत्म कहां पे होती है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आज अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। जब अगले सेकेंड शिफ्ट का जब हम प्रश्न सोल्व करेंगे तो वहां पर इसका आंसर हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है इसका उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए इससे लिख दीजिए सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है, दोनों भाषा में है, आप जिससे इच्छा हो उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले खूब बढ़िया से आप समझिए इस बात को, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये रही आपके सामने तीसरी संख्या। तो दो संख्याओं किस अनुपात में है, ये है आपका 2:3 के अनुपात में और दूसरी और तीसरी किस अनुपात में है, तो ये है 5:8 के अनुपात में। कई तरीके हैं इसको सोल्व करने का, आपकी इच्छा जैसे। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए तो 3 बन जाएगा, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए इस साइड तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी पहली संख्या हो जाएगी 10, उसके बाद में हो गई 15 और ये हो गई हमारे पास 24। इन्हीं तीनों का योग हमको दिया हुआ है 98। तो जोड़ के देखिए कितना जा रहा है, 25 और ये कितना जाएगा 49 और ये 98 के बराबर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना जाएगा हम लोग के पास 2 और दूसरी संख्या अर्थात अनुपात 15 का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो कितना जाएगा अनुपात 15 बराबर 30 और जिस ऑप्शन में आपको 30 दिया है वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आराम से प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रश्न की तरफ हमने बढ़ा। कह रहा है कि एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमतों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4,200 रुपया अधिक हो तो मोपेड की कीमत ज्ञात कीजिए। खूब बढ़िया से समझिए, कुछ नहीं है प्रश्न में। एक आपका स्कूटर है और उसके बाद में एक मोपेड है। इसका जो कीमत है और उसका अनुपात जो है 9:5 के अनुपात में है। क्या बोला है, यदि स्कूटर की कीमत मोपेड से, तो ये अनुपात में कितना ज्यादा है मोपेड से अनुपात में ये 4 ज्यादा है और अधिक बराबर अधिक, और रुपया में कितना अधिक है तो ये 4200 रुपया अधिक है। अब समझिए यहां पर तो पूछ रहा हमसे कि मोपेड की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात 5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब आप इसको काटिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू आएगा 42 गुना 25। अब पूछिए कैसे, इससे हम यहाँ पर 100 में काटे डबल जीरो को तो यहाँ हमने 25 बना दिया, तो काट के कम कर दिए और हमको निकालना किसका है, मोपेड का, यानी अनुपात 5 का वैल्यू निकालना है। तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा हम लोग के पास 42 गुने 25 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, जितना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो जाएगा 125, नहीं 125, या इसी को इसमें गुना करा दीजिए तो कितना जाएगा 5 दूना 10 के 0 और 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा।
और उसके बाद में इसको गुना कर दीजिए 25 कीजिए गुना, जो आएगा 0 का 0 हो जाएगा हम लोग के पास, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 5250 5250। जिस ऑप्शन में ये है 5250 वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत भारी नहीं है ये प्रश्न, बिल्कुल बेसिक है, और उसमें एडवांस मैथ को भी नहीं पूछा है, सिर्फ अर्थमेटिक को पूछा भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक योग क्लास में 12 सदस्य थे, ठीक है, 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए एवं 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई, समझिएगा कुल 2 वर्ष घट गई, तो क्लास की नई औसत उम्र क्या है? नई औसत उम्र क्या है? अब यहां समझिएगा, औसत तो इसमें दिया नहीं है, तो मान लीजिए, माना कि पहले से जो औसत है हमारे पास, औसत है XYZ ABCD, जो इच्छा हो आप मान सकते, तो मान लीजिए कि A है, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है कि जब ऐसा हुआ तो औसत में देखिए, यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई, औसत घट गया, तो इसको न्यू आप कह सकते हैं, न्यू एवरेज, न्यू औसतें लिख देते हैं, नहीं तो औसत कितना हो जाएगा A-4 हो जाएगा, A-4 हो जाएगा नया वाला। अब समझिए 12 लोग थे, 2 लोग क्लास छोड़ दिए, बचा 10, और 4 नए सदस्य आ गए, जिसके कारण लोग बन गए 14। कितना हो गए 14। अब सुनिएगा 14 लोग हो गए, उसके बाद समझिएगा अब जो नए लोग हैं उनका जो औसत में है 4 का कमी आ गया पहले जितना था, तो हम जानते हैं कि औसत में संख्या से गुना करेंगे तो हमको योग प्राप्त होगा, और हम यहाँ क्या करेंगे, योग बराबर योग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए A-4 योग हो गया इक्वल टू, पहले से जो था 12 लोग थे और उसका ए औसत था, उसमें 2 का कमी आ गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, कुल उम्र में 2 वर्ष घट गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना बनेगा हम लोग के पास, देखिए 14, तो यानी कि बना देते हैं डायरेक्ट 2A, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 14 चौका 56, 56 इधर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ की 2 घट जाएगा तो 56 54 हो जाएगा। अब समझिएगा A बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के पास 27। अब सुनिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि नया औसत, नई औसत क्या है, तो नया औसत ये है हम लोग के पास, यानी A-4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 -4 अर्थात 23। तो जिस ऑप्शन में 23 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जरा 4 में देखते हैं हम लोग की क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए इन दोनों का योग निकाल लीजिए, पति और पत्नी का, तो पति और पत्नी का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत में 2 से गुना कर दिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद, समझिएगा 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी है? बहुत आसान प्रश्न। देखिए अब 5 साल पहले का बात है, तो वर्तमान में आएंगे तो दोनों लोग 5-5 साल बढ़ गए, तो क्या कर देंगे प्लस 5 गुना 2। अब देखिए 1 साल का उसमें बच्चा भी है तो प्लस कर देंगे 1। तो टोटल योग निकालिए कितना जाएगा 46 और 1 47 और 10 कितना जाएगा 57। पति पत्नी और 1 बच्चा है तो 3 सदस्य हो गए। आप जानते हैं औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, भाग दे दीजिए कितना जाएगा 19, और 19 वर्ष औसत उम्र हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 19 वर्ष दिया गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं कि क्या कहता है प्रश्न हम लोगों का। कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगी। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगी। देखिए कई तरीका है इसको बनाने के लिए, उसमें से एक तरीका यह है, दो गुना बोल रहा है तो उसमें से एक मूलधन है और एक उसमें ब्याज है, यानी कि दोगुना हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट है। तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर, देखिए उसमें एक ब्याज है तो इधर से लिख देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय दिया हुआ है गुने दर बटा 100। कर दीजिए कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा, काटेंगे तो ये बनेगा 4 से तो 25 भाग 2 यानी 12.5% आंसर आ गया। जिस ऑप्शन में ये है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी SICI का ही प्रश्न फिर से दिख रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज है और दुगुना हो गया, इसका मतलब उसमें एक ब्याज है और एक धन है, तो एक ब्याज प्राप्त होने में 20 साल लग गया। एक कह सकते हैं कि एक ब्याज प्राप्त होने में 20 साल लग गया, तो 3 गुना होने में 2 ब्याज होगा और एक हमारा मूलधन होगा, तो 2 ब्याज कितना में, तो इधर से दुगुना हो जाएगा, तो इधर से भी हमने दुगुना कर दिया, कितना समय लग जाएगा, 40 वर्ष लग जाएगा। और जिस ऑप्शन में 40 वर्ष है वही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। कह रहा है कि किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, कोई बात नहीं, किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष में से 15% और घटा दिया जाता है तब अंतिम परिणाम 1428 होता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, जरा समझिए, कुछ नहीं है, किसी यानी मूल, तो मान लीजिए कि जो मूल संख्या है वो हम लोग के पास x है, जब इसका 60% घटा दिया गया तो बचा कितना, 40%, तो लिख दीजिए यहां पर, तो 40/100 लिखिए या 2/5 लिखिए, एक ही बात है। अब सुनिएगा, घटा दिया जाता है, यदि शेष में से यानी जो बचा हुआ ये वैल्यू में से 15% और घटा दिया जाएगा तो बचेगा कितना, आप ही बताइए, बचेगा 85%, 85/100। तो अंतिम परिणाम यानी कि 1428 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए खूब बढ़िया से काट दीजिए इसको, ये कटेगा हम लोग के पास तो हो जाएगा 2, ये कटेगा तो वही चीज आ गया 5, और इधर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर भी, इधर लिखिए 20 और इधर लिखिए कितना 17, काट देंगे इससे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 7 1 4 हो जाएगा। नहीं, इसको देखिए अब कितना बार में कटने वाला है, 17 चौका 68, देखिए 17 चौका 68 और उसके बाद बच गया 3, 34, 17 दूना 34, बस गुना करा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहां बन रहा है 10 यानी 100, कितना आ जाएगा 4200, कितना हो जाएगा 4200, और जिस ऑप्शन में 4200 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटा छोटा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। जरा क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है,
शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है? तोड़ते जाइए लाइन बाय लाइन, सब समझ में आपको आ जाएगा। मान लीजिए टोटल किताबों की जो संख्या है वो x है। अब समझिएगा, कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है। तो जब हिंदी हो गया तो बचा कितना हमारे पास? 80%। तो 80/100 लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बचे हुए का 50% अंग्रेजी है, तो बचा कितना? 50%। या तो मन करता 50/100 लिखिए, या नहीं तो 1/2 लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तथा फिर बचे हुए का 30% फ्रेंच है, तो बचा कितना? 70%। 70/100 लिखिए, ये 7 बात बराबर ही है। अब कह रहा है 30% फ्रेंच है। अब शेष जो बचा वो है कितना आपके पास? 6300। तो पूछ रहा है कि पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है, यानी x का वैल्यू आपको निकाल देना। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए 00 से 00 यहां पर कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद इससे इसको काटिए, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 9 सत्ते 63 नहीं। उसके बाद में इधर यहां से चाहे वहां से भी काट दें, इससे काट देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के पास? ये हो जाएगा हम लोग के पास 4, और इस 4 से इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा 25। x बराबर गुना कराएंगे इसमें तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 225, और उसके बाद में इस पर 00 डाल देंगे, यानी कि 22,500 कुल पुस्तकें है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि पिता एवं पुत्र के उम्र का योगफल 56 वर्ष है। कोई बात नहीं, 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी होगी। पुत्र की उम्र वर्तमान में क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, और आपकी मर्जी, इसको जैसे मन करे वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, पिता एवं पुत्र के उम्र का योग कितना है? 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद है, वर्तमान का बात बता रहे हैं कि 4 वर्ष बाद। अब देखिए, इसको दो तरीका है बनाने के लिए। मान लीजिए कि एक x है और एक y है, जो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसको फादर कह दीजिए, इसको सन कह दीजिए। अगर ऐसे भी बनाना है तब भी। अब सुनिए, अगर कह रहा है कि इसमें 4 वर्ष बाद, तो 4 साल इसमें भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा और 4 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्षों के बाद कह रहा है पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी होगी, यानी ये 3 गुना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। भेजिए इसको इधर, इसको भेज दीजिए इधर। तो ये कितना आ जाएगा? x, ये बन जाएगा माइनस आपका 3y, और यहां बना 12, घट जाएगा तो कितना बच जाएगा इधर आके? 8। यानी एक इक्वेशन ये हो गया आपके पास, और ये रहा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, एक उपाय है कि इसको कर दीजिए माइनस, इसको करेंगे माइनस तो ये बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग पास माइनस। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये कितना जाएगा? 4y, और ये घटेगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48। कितना बार में कट जाएगा? 12 चौका 48, यानी y का वैल्यू, यानी पुत्र का वैल्यू आ गया 12। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान, तो ये है सन का वर्तमान, अर्थात 12 वर्ष जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपने सोल्व कर लिया इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए फिर से आ गया वही एज प्रॉब्लम। एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17:7 है। वर्तमान का बात बता रहा है। देखिए 17:7 है।
चलिए ये प्रेजेंट वाला है। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे जाएंगे, 6 वर्ष पहले, पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। कितना था? 3:1 था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। वर्तमान उम्र कितनी है, जरा समझिएगा। इधर ये है पिताजी इस साइड वाले और ये है बेटा। अब समझिए, जब इसका अंतर देखते हैं तो इसको क्या किया जाता है कि यहां के अंतर से इसको गुना करना पड़ेगा हम लोग। तो गुना करेंगे, यहां का अंतर तो कितना जाएगा? 34, और ये कितना बन जाएगा हम लोग पास? 7 दूना 14। यहां कितना का अंतर है? 10 का, तो नया वैल्यू बन जाएगा 30 और यहां बन जाएगा 10। तो कितना बढ़ रहा है? 4। यहां कितना बढ़ा है? 4। यानी इसका मीनिंग हो गया कि अनुपात 4 बराबर 6 वर्ष, तो अनुपात 1 बराबर 3/2 वर्ष। अब समझिएगा, पूछा किसके बारे में गया है? पिताजी की। और पिताजी है ये, और वर्तमान उम्र ये है, ये 6 साल पीछे वाला है। तो अब जरा समझिएगा, और तो ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, यानी अनुपात 34 का वैल्यू। तो अनुपात 34 लिख दीजिए और लिखिए यहां पर 34 गुने 3/2, कट जाएगा तो 17 और 17 तिया 51। पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं? 51 साल के हैं, और जिस ऑप्शन में 51 साल है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है, यानी उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। देखिए ये बहुत आसान है। अब आप कैसे इसको सोल्व करते हैं, देखिए पहला तरीका समझिए। एक तरीका इसमें यह होता है कि सीपी, रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे लिखेंगे। 10 रुपया में उसने कितना खरीदा है? 11। और वो बेच कैसे रहा है? बेच रहा है 11 रुपये में मात्र 10 को। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिए ऐसे, तो यहां से ऐसे गुना कराएंगे तो बनेगा 100 और ये बन जाएगा 121। यहां ये मीनिंग होता है इसका, उसने 100 रुपया के सामान खरीद के 121 में बेच लिया, तो उसको लाभ कितना का हुआ? 21 का। और कितना पर? 100 पर, तो बटा जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 100%। कट जाएगा तो कितना जाएगा? 21% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका। अगर इसको आप नहीं जानते, आप जानते हैं कि नहीं सर हम वस्तु को बराबर कराते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक साइड में सीपी लिखिए, एक साइड में एसपी लिख दीजिए, ये इधर एक साइड में रुपया लिखिए और एक साइड में वस्तु को लिखिए। फिर 11 में बेच रहा है 10 को। वस्तु पर कभी भी लाभ हानि नहीं होता है, हमेशा लाभ और हानि रुपया पर होता है। तो वस्तु को हम बराबर करेंगे, जितना वस्तु खरीदेंगे उतना बेचेंगे, इसीलिए इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां पर भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा। ये वस्तु है, यहां लिख दे रहे हैं, ये आपकी सामान है, चीजें हैं, ये वस्तु है। तो वस्तु पर लाभ हानि नहीं होगा। आपका टोटल रुपया इसमें लगा कितना? तो 100 रुपया। आपने टोटल बेचा कितना? 121 का। चीजें वही है, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 21%। आप जैसे भी बनाना जानते हो, ये कैलकुलेशन इसी में भी हो सकता है। ये बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं, मैं आसानी से इसको सोल्व करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस गुना होगा इधर, ये गुना हो जाएगा इधर, यानी बटा लगा के ये वाला वैल्यू मन में सोच के, और 21% एक ही बार में देख के आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 12। जरा समझिएगा, कहता है कि किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। घड़ी का क्रय मूल्य निकाले, घड़ी का क्रय मूल्य निकाले। अब जरा यहां समझने की जरूरत है, बहुत आसान प्रश्न है, कोई इसमें ये नहीं है। घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर उसने मुनाफा कमाया, बेचा कितना में? 144 में। समझिए, मान लीजिए उस घड़ी का
क्रैमुल जो है एक्स वाई जेड ए बी सी जो मन करे आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा एक्स प्लस, देखिए बिक्रैमुल यानी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। तो यहां पर, यहां क्योंकि उसको क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब समझिए, और उसी एक्स का एक्स प्रतिशत 144 है। ऐसे इसको बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहां से ऑप्शन उठा के इसमें रख दीजिए, जो जिसको भी अगर ऐसा करने के बाद इतना आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 80 प्लस 80 गुने 80/100 सोल्व करके देखिए इसको कितना आता है। डबल जीरो से ये सब कैंसिल हो गया। 80 प्लस 64 बराबर 144, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। अब उसको उसका गुणनखंड तुमने हम नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है, मिलकर बोला है तो आपकी इच्छा, पहले इसको इधर लिखिए लीजिए। ए और बी को ये टाइम है कितने दिनों में, 8 में, तो यहां लिख देंगे 8। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में, तो लिखिए बी और सी 12 दिनों में। फिर है सी तथा ए, सी तथा ए मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसको कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले आप इसका एफिशिएंसी निकालिए, तो कितना हो जाएगा 15/8 120, 12 120 और फिर ये हो जाएगा 8। अब समझिए, तो पहले ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद सी का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एबीसी में से अगर हम बीसी के वैल्यू को घटा, सॉरी एबीसी में से अगर हम एबी के वैल्यू को घटा दे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकाल के आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 15 15 30 और 3 33, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 33/2। अब बातों को समझिए, यहाँ पर एबीसी में से अगर हम AB के वैल्यू को घटा दें तो क्या हमारे पास C का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 33/2 में से हम 15 को घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 3/2। देखिए बनेगा 30, ठीक है, 33 में से 30 जाएगा, तो यानी ये किसका इफिशियंसी आ गया, C का। और हमको इफिशियंसी पता है तो समझिए कि सब कुछ पता हो गया। यानी कि 3/2 में हम कितना से गुना कर दें कि इसमें से किसी एक के यानी कि गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी 8 गुने 15 ये हो जाए। तो काटिए, इससे कितना बार में कटेगा, इससे कट रहा है ये 5 बार में, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा, अर्थात y का वैल्यू कितना जाएगा 80। अर्थात यहाँ पर C जो है इस काम को कितने दिनों में कर देगा 80 दिनों में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपया प्राप्त होते हैं, रकम क्या है, यानी कि वो अमाउंट क्या है। जरा समझिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कोई एक धन है और इसी धन का 7वां हिस्सा यानी कि 1/7 और मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है 40 हो जाता है। ऑप्शन से उठा के रख दीजिए, और नहीं तो गुना भाग भी कर दीजिए तो रिजल्ट वहीं आएगा हम लोग के पास। इसको भेजिए यहाँ, तो कितना बन जाएगा 7, और ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 7 और 1 8, यानी बन जाएगा 8x/7 बराबर 40। तो इससे कटेगा कितना बार में 5, और इधर बन जाएगा x बराबर 35, यानी वो रकम क्या है, वो धन क्या है, तो 35 है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जरा समझिए। 300 ग्राम पहले से है, उसमें कह रहा है कि 40% चीनी है,
40% चीनी है और इसका मतलब 60% क्या है, 40% चीनी है, तो इस घोल में यानी कि मतलब पानी है, 60% पानी। अब समझिए क्या है, तो आप इसको यहां से अगर काट दीजिएगा तो किसमें कटेगा, 2:3 में कटेगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों मिला के अनुपात 5 बराबर 300, तो 1 बराबर 60, यानी 180, सॉरी 120 जो है, इसमें कितना क्या है, चीनी है, तो 180 पानी है, जो भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहां पर, तो 120 बटा 180, अब क्या बोला है मिलाने के लिए, देखिए तो कह रहा है इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो मिला दिए चीनी कि ये क्या हो जाए, ये इसमें चीनी की मात्रा 50% का मतलब हुआ 1/1, यानी आधा आधा, तो 1:1 हो जाए ऐसे। इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर, 120 जाके घटेगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 60 ग्राम, और जिस ऑप्शन में 60 ग्राम है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। अब जरा यहां ध्यान से सुनिए, ये रहा पहले वर्ष का अमाउंट, और ये रहा दूसरे वर्ष का अमाउंट, और इसका सहारा लेकर हमको धन निकालना है, यानी वो कौन सी धनराशि है, तो ये होता है P बराबर पहले मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा जो होता है इसमें मिश्रधन वो, तो P बराबर 650 गुना 650 भाग देंगे इसको कितना से, 676 से, जब इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो आएगा 625। जिस ऑप्शन में 625 है वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फिर से आ गया चक्रवृद्धि का क्वेश्चन, यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4,840 रुपया तथा 3 वर्षों में 5,324 रुपया हो जाता है, वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर की गणना करें, यानी रेट निकालना। सुनिए बहुत आसान है, क्या इसके रेट के लिए क्या होता है, रेट निकालिए। यानी कि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब इस साल का जो मिश्रधन है अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी इस मूलधन पर ये कितना का बढ़ोतरी हुआ है, इस मूलधन पर कितना बढ़ा है, घटा के देखिए, तो घटाएंगे इसमें से तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद देखिए ये बन जाएगा हम लोग के पास कितना, 12 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में ये बन गया फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और वो कैंसिल हो गया, कितना पर, तो 4,840 पर, यानी कि अब इससे 100% से कंपेयर करेंगे कितना है, तो देखिए इससे कैंसिल होगा, 0 से ये कट जाएगा, यानी रेट जो है 10% आएगा। बहुत बढ़िया से आंसर आएगा इसका, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है, और जिनका ये सब है वो बिल्कुल सही है, इसमें बहुत भारी नहीं है जरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में ये एल्जेब्रिक फार्मूला वाले प्रश्न है, आप उससे भी समझ सकते हैं, चाहे कई तरीके से इसको समझ सकते हैं। सुनिए, कह रहा है कि यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 322 हो तो x माइनस है, यहाँ x माइनस 1/x बराबर हुआ। ये जो पहले से बनाए होंगे उनसे बना होगा, नहीं तो थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आएगा शुरू कैसे करें खत्म कहां पे करें। सबसे पहले देखिए इसमें से कैसे कैसे निकलेगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दिया हुआ है,
और ये वैल्यू है इसका 322, तो आपको सबसे पहले इस स्टेप को निकालना पड़ेगा, इतना पे आना पड़ेगा। हम बता सकते हैं कि कैसे इसे हो रहा है वहां पर। तो इसको निकालने के लिए आपको रूट में डालना पड़ेगा, और 322 और 2 घटा हुआ है ना, तो अब यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ेंगे 324 हो जाएगा, जो किसका वैल्यू होता है, 18 का वैल्यू होता है। अब जब ये इतना हो गया हमको पता, तो अब देखिए हमको निकालना कितना है, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। रूट में फिर से डाल दीजिए, और ये वैल्यू 18 यहाँ आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस में पूछता तो हमको फिर यहाँ 2 जोड़ना पड़ता, लेकिन माइनस पूछ रहा है तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। ये चीज समझना पड़ेगा। तो घटेगा तो कितना है, 16, और 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। और जिस ऑप्शन में 4 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जरा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ए 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है, अच्छी बात है। जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकेंड में ए बी को कितनी दूरी से हराता है। सबसे पहले इसको समझिए, ये रहा ए और ये रहा बी। आप जानते हैं किसी भी चीज का चाल निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, दूरी और समय पता होना चाहिए। तो इसको बदल दीजिए आप मीटर में, मीटर और भाग, इसको सेकंड में बदलिए, कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18 और 1 19, यानी कि 190 सेकेंड। तो इसका चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और यहां भी समझिए बट्टा 20 है तो कितना हो जाएगा, 18 2 20, 200 हो गया। अब जरा समझिए, मान लीजिए कि कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट से लोगों ने दौड़ना शुरू किया और ए यहाँ पे पूरा कर लिया, कवर कर लिया, तब तक बी यहीं पे रह गया, इधर ही रह गया। इसका मतलब इसका तो चाल निश्चित तौर पर कम है इसका। अब सुनिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 सेकंड ये पीछे है, तो 10 सेकंड में कितना दौड़ना इसका बाकी रह गया, और इसका चाल इसके सामने है यहाँ पर, इससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 by 200 इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, और 1 जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया, और इससे कितना कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। यानी कि वो 10 सेकेंड अभी दौड़ता, तब जाके 50 मीटर को कवर करेगा, अर्थात वो कितना से पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया। यानी कि ए ने उसको बी को 50 मीटर से हरा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 6 मीटर है। अब जरा इसको समझिए, उस वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वर्ग, ये रहा वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये एरिया का हो गया। लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ये होता है √2a, और इसी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। जब इसको भेजेंगे जरा काटेंगे तो ये जानते हैं कितना प्राप्त होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे लिखिए √2 × 3, यार ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 × √2 ऐसे। तो भुजा हमको पता चल गया। हम जान रहे हैं कि एरिया बराबर यही होता है, तो क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। ये एकदम जवानी भी बन सकता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। 9 बनेगा, 9 दूना 18, 18 मीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 पर जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो, तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। अब जरा समझिए, किसी संख्या का 40%, इसका मतलब हो गया कि 40% बराबर 360,
हाँ बिल्कुल यही है, 0 से 0 9 चौका 36, यानी 1% बराबर 9 आ गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 900। यानी हमको ये पता चल गया कि जो वो संख्या है वो 900 है। अब उस संख्या का यानी 900 का 15%, अब फिर कह रहा है कि इसी का 15% का मतलब मान क्या होगा, कितना होगा, तो कर दीजिए सोल्व, इसको कुछ नहीं है इसमें। देखिए 00 से 00 कैंसिल, उसके बाद में इसमें के 5 और इसको के 5 को हम लोग जब काटेंगे इसको, तो यहां बन जाएगा 4, यानी क्योंकि 25 गायब हो गया, यहां बना 3 और यहां भी बना 3, 3 तिहाई 9 और 9 9 81, 81/4 का अर्थ हो जाएगा 20.25। और जिस ऑप्शन में 20.25 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मशक के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या तो कितना हो जाएगा 275, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, और इनका ये रहा HCF और उसके बाद में ये रहा LCM। अब जरा समझिए इसको, काटिए कौन किससे कटने वाला है। जब इस हमको इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55। अब इससे जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 आ जाएगा गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 7 चौका 28 का 8, 28 और 2 कितना होता है 30, यानी हमारे सामने आ गया 308। अर्थात दूसरी संख्या जो है वो है 308, और जिस ऑप्शन में 308 है वही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, देखिए जरा ध्यान से, पूछ रहा है इस रेकरिंग का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो ज्यों का त्यों लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 127, रेकरिंग को ढकिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए इसमें से, तो घटाएंगे तो सिर्फ एक ही घटने वाला है। उसके बाद देंगे बट्टा, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 रख दीजिए और आगे बढ़ाइए इसको, कितना बनेगा 126 भाग 99, 9 से ये कट रहा है, तो देखिए कटेगा 9 से, तो यहां बन जाएगा 11 और उसके बाद में यहां बन रहा है 14, अर्थात 14/11 जिस ऑप्शन में है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी जो दिख रहा है ये बहुत भारी प्रश्न नहीं है, ये क्यूब है, घन है, तो यहां पर यानी कि क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। तो किसका है ये, देखिए 6 किसका होता है, तो जिसका लास्ट में 6 होता है ना इकाई स्थान वही है, इसमें 3 छट जाएगा, ये किस दो घन के बीच पड़ेगा 1 और 2 के, और जो सबसे छोटा होता है वही आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 16 का होता भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल मतलब बेसिक प्रश्न है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको भी यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यानी यहां पर कोई वैल्यू हमारा गायब है, इसको इसी तरह अपन लिख देते हैं, यहाँ पे यही x लिख दी। सुनिए अब बात को ध्यान से, जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना होता है ये, किसका वैल्यू है 16 का 256, और ये किसका होता है 25 का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4, इसको भेजेंगे इस साइड तो बनेगा x², इधर आएगा तो कितना जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना जाएगा 5, कितना आएगा जा 5 नहीं होगा, सॉरी, अरे इसमें गुना ना होगा अभी 100, ठीक है, ये हो रहा है गुना करने पर 100, इसको भेजेंगे तो इसका और मूल्य निकल के आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 20 मीटर लंबे एवं
12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर हो। बहुत आसान प्रश्न है, किसी भी एरिया को ढकने के लिए उतना ही एरिया हमको चाहिए। तो 20 मीटर गुना कितना करेंगे 12 मीटर इक्वल टू, देखिए ये दिया हुआ है सीएम में, तो कितना लिखेंगे 75 और गुना फिर कर देंगे, पता नहीं कितना उसका क्या होना चाहिए, बिछाने के लिए कितने मीटर चाहिए लंबाई वाला, चौड़ाई हमको दिया हुआ है। अब सुनिएगा, यहाँ एक गलती नहीं कीजिएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलने के हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको काटेंगे हम लोग तो ये बनेगा 3 और ये बन जाएगा 4, और फिर इससे इसको काटेंगे तो बन जाएगा 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि 320 मीटर हमको चाहिए उसको बिछाने के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जरा इसको सॉरी 20 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जरा समझिए क्या बोलता है। कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग इंटरनली 37 and 1/3 meters in length, 12 meters in breadth and 8 meters in depth, यानी कि एक आयताकार जो है टंकी है या टैंक है कह सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है, यानी कि गहराई दी है, इज फुल ऑफ वाटर, और वो क्या है पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ वाटर, कह रहा है कि मतलब पानी का वजन पता करें, ज्ञात करें। गिवन दैट 1 क्यूब मीटर ऑफ वाटर वेट 1000 किलोग्राम्स, यानी कि 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई या ऊंचाई, उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21 का 1 और 3 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, अर्थात ये हो रहा है 112 बटा में कितना 3, गुना कराइए, उसके बाद कितना आ जाएगा हम लोग के पास 12, फिर गुना करिए कितना से 8 है, 8 से कट रहा है, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में कट रहा है, यही ना है, हाँ, और सीधे इसको गुना आपको कराना पड़ेगा कितना से 1000 से, यानी 1000 किलोग्राम ये बन जाएगा। अब इसको गुना करिए, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 8 चौका दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, तो 32 दूना 64, इस पर 000 डाल दीजिए। अच्छा, उसके बाद 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 हो जाएगा 38, तो 8 हो जाएगा, कहीं पे है 84, हाँ है, और उसके बाद में 32 और 3 हो गया 35, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 84 000, ऑप्शन नंबर सी जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करने के क्रम में हमने इतना ही दूर में देखा है आंसर, तो हमको आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में एकदम वहीं से निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। इनमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालें। बहुत आसान प्रश्न है, समझिए। टोटल नोट कितना है 85 है, हमको निकालना कौन सा है 50 वाला और एक है 100 वाला। तो 50 वाला को x मान लेंगे और बाकी को मानेंगे हम लोग 85 माइनस x कर देंगे। इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से, और इसको गुना कर देंगे हम लोग 50 से। अब ये सब कुछ करने के बाद ये कितना के बराबर है, ये है 5000 के बराबर है। देखिए इसको काटेंगे फिर इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये कटेगा तो आएगा इधर 100, क्योंकि 50 गायब हो गया।
अब समझिएगा 2x है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा 2x है, ये 1x है, ये माइनस में हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस में, तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में x। ये बनेगा कितना, ये बनेगा कितना जाएगा 5 दूना 10 और 8 9 16 70, यानी 170। इधर जाके घटेगा तो आ जाएगा माइनस में 70, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, x बराबर कितना वैल्यू आ गया 70, यानी हमने किसको ही x माना था 50 वाला का, और यही हमसे पूछा भी गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 70 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 15 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपया है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है। लड़कियों और लड़कों की मिलाकर कुल मासिक फीस कितनी है। अब यहां समझिए खूब बढ़िया से, टोटल स्टूडेंट जो है वो 60 है, उसमें से भी बोला कि 15% लड़कियां हैं, तो 15% इसका मतलब हो जाएगा 6 और 3 9, यानी कि 9 जो है गर्ल है और बचे हुए बाकी जो है 51 ये बॉय है। अब समझिए एक लड़की का हमारे पास 250 है, तो 9 लड़की का कितना हो जाएगा, 9 लड़की का 9 गुने 250 अब प्लस, अब समझिएगा 51 स्टूडेंट है और इनका जो फीस है 250, अब गुना करना पड़ेगा 134 और बटा कर दीजिए इसको 100, तब हो जाएगा 34% ज्यादा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, बस इसको सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें दिख रहा है कि 250 कॉमन है और यहां से 3 कॉमन है, तो निकालिए इसमें से 250 निकाल दीजिए और गुना 3 निकाल दीजिए, तो यहां बच गया 3, आप प्लस कर दीजिए। उसके बाद यहां बन गया 17 × 51, 17 बच गया। अच्छा, उसके बाद में यहां बचेगा गुना में कितना 134 और बटा में बन गया 100। अगर हाँ ठीक तो है, इस वैल्यू को यहां डालेंगे हम लोग, यहां डालेंगे तब जाके ये कितना हो जाएगा 250 गुना 3, अब ये बन जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, फिर प्लस 17 चौका 68 का 8 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा हम लोग पास 6, 51 और 6 57 हो जाएगा। उसके बाद में 17 और ये 22 हो गया, और तब ये बटा में बन रहा है हम लोग पास कितना 100। देखिए काटिए इसको, कौन कटने वाला है, चाहे यहीं पे हम काट देते हैं। अच्छा चलिए रहने, जब गुना कर दिया तो 50 से जब इसको काटेंगे तो इधर कटेगा 5 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, इस 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 150, और ये हमारा कितना हो जाएगा 22 आया हुआ है नहीं, 22 है तो 1 1 और उसके बाद में कितना हो जाएगा 3 और उसके बाद में जाएगा 9, इधर आ रहा है 5 या 15, ये दोनों गुना किए तो इसको जोड़िए कितना आता है, जाएंगे जोड़ने इसको तो यहाँ बन रहा है 9, 5 और 3 8, उसके बाद में 1 और 1 2 और उसके बाद में 1। अब इसको अभी गुना करना है कितना से हम लोगों को 15 से, तो जब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 5 क्योंकि 135 होगा, उसके बाद 120 और 13, फिर यहाँ आएगा 3, चलिए कहाँ है अभी दो जगह पे है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो गया कितना 120 और 13 33 3 13 30, फिर से आ रहा है हमारे पास 335 कहीं है जी, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है और क्रमशः एक घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। तो सबसे पहले भिन्न जो होता है वो किस में होता है, x/y यानी कि बटा के रूप में होता है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x + 1 यानी कि अंश में हमने 1 जोड़ दिया और फिर हमने हर में 1 जोड़ दिया और ये हो गया 3/4। कराइए कैलकुलेशन, कितना बनेगा 4x + 4 = 3y प्लस में 3। भेजिए इसको इधर, 4x प्लस में 1 = 3y। अब समझिए एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा समझिए, कह रहा है कि x - 1 बटा y - 1 बराबर 1/2। भेजिए इसको इधर, 2x - 2 = y - 1। इसको जब इधर भेजेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस बन जाएगा, यानी कि y हो जाएगा। इसी y का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट। तो जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ जब रखेंगे, इसको हटाइए, यहाँ से हट गया। जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस में 1। कराइए कैलकुलेशन इसका, तो ये बन जाएगा कितना 6x। तो इधर से इसे लेके आएंगे इधर, तो ये बन जाएगा -2x और यहाँ बन रहा है माइनस में 3 और ये इधर आ गया तो जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा -4। ये कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू कितना जाएगा 2, अर्थात जिस ऑप्शन में 2 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने x को ही अंश माना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। अब समझिए, बहुत आसान प्रश्न है। 2 है जो क्रमशः यानी कि नामकरण इसका कर दिए, इसको ए कह देंगे, एक को बी कह देंगे, एक को सी कह देंगे। जो भरता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं और जो खाली करता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ये कितना में खाली कर सकता है 2 में। ये रहा टाइम और ये रहा इफिशियंसी। इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। अब सुनिए, कह रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, यानी ए, बी और सी, तो तीनों के एफिशिएंसी को जोड़िए, कितना जाएगा, जाएंगे जोड़ने तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा प्लस में 1, क्योंकि प्लस में 7 और माइनस हो जाएगा 6, तो कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ 1। कितना से गुना करेंगे इसके गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी कि घंटा में है तो घंटा, मिनट में है तो मिनट, यानी कि 12 घंटा में ये भर जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे एक घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। बहुत आसान प्रश्न, खूब बढ़िया समझिए। मान लीजिए कि उसका घर है, ये उसका शहर है, इसकी दूरी x है, तो यदि कम चाल से जाएगा तो ज्यादा समय आपको लगेगा, यानी वो गया है या आया है 45 वाला कम हुआ, उसके बाद में फिर 50 हो गया, और ये है देखिए दूरी में हमने चाल से भाग दिया तो समय, ये भी समय, इसी समय का अंतर हो गया 1 घंटा का अंतर, यानी कम हो तब भी, ज्यादा हो तब भी, यानी वही अंतर होता है, अंतर बराबर अंतर कर दिया। 50 ये बनेगा कितना 45, जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 5x बटा बनेगा 45 गुने 50 बराबर 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45, यानी वो दूरी कितना है 450 किलोमीटर। जिस ऑप्शन में 450 है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात
ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% दूध तथा शेष पानी है। अच्छी बात है, हम मान लेंगे उसको 60% दूध है, लिख दीजिए इधर कहीं पे। मिल्क है, वाटर है, 60 दूध है, इसका मतलब पानी कितना है 40 है। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए, यानी कि अब पानी हो जाए 60 और दूध हो जाए 40, बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। इससे काटिए, 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और इससे ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा हम लोग के पास आधा है 3, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 में से ये 50। तो मूल मात्रा कितना हमारा 100, उसका कितना प्रतिशत होगा 50 लिख लीजिए, यानी कि 50/100 गुना कह रहा है कि 100%। फिर इसको काट कूट करेंगे तो कितना आएगा 50%, यानी कितना मिलाना पड़ेगा 50%। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कह रहा है इज 10:11, यानी कि कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कह रहा है कि तब उसका लाभ क्या होगा। ये कितना आसान है, 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, लाभ कितना का हुआ 1 रुपये का, कितना पर 10 पर, गुना कितना 100%, कट जाएगा कितना हो जाएगा 10%, कितना का प्रॉफिट हुआ 10%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 35, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जरा यहां समझिएगा, 1 दर्जन बेच रहा है, इसका मतलब उसने 1 दर्जन खरीदा भी होगा। 1 दर्जन मतलब 12 का सीपी किया है और 12 का एसपी किया है, और इसी में से 4 हम एसपी यानी कि लाभ को घटा देंगे तो ये सीपी बराबर सीपी हो जाएगा। जब इसको इधर भेजेंगे तो प्राप्त हो रहा है सीपी बराबर 8 का एसपी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कटेगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो सीपी का वैल्यू 2 हो जाएगा और एसपी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 2 में से कोई सामान खरीद कर 3 में बेच दिया, लाभ कितना का हुआ 1 का, कितना पर 2 पर, गुना कितना 100%, अर्थात कितना हो जाएगा 50%। और जिस ऑप्शन में 50% दिया गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में आप तक अंत तक बने रहने के लिए और सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।